नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे जो पैनल पे आए हुए हैं, पैनलिस्ट हैं, वो हैं एडवोकेट ब्रजेश कुमार, जो हाई कोर्ट के वकील हैं जयपुर से। वकील साहब एडवोकेट हैं ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत दूसरे धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, और सबको नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुई हैं मैडम वंदना तिवारी। मैडम वंदना तिवारी जो है नेशनल स्पीकर हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच की। मैडम तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के जो प्रभारी हैं, जो इन्वाइटर है, वो है मिस्टर BK मिश्रा। वो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हम लोगों ने मुद्दा रखा है वो है डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के लिए कौन जवाबदेही है। अब आप देखिए, RK मेडिकल कॉलेज की ही हम बात करेंगे, क्योंकि वो 8 तारीख को ये केस हुआ था और आज हो गई है 16, यानी 8 दिन के अंदर भी यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। बस ये हवा में तीर मार रहे हैं। अब देखिए, RK मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है मौमिता का रेप और मर्डर, इसके पीछे किसकी जवाबदेही है? कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। सेकेंड ईयर की मेधावी छात्र थी, इतनी मेधावी छात्र थी कि आप पूछो मत। वो इमरजेंसी में ड्यूटी दे रही थी, जिसको रेपिस्ट ने वहां पे बुरी तरीका से रेप किया है और कई जगह उसको मोलास्ट किया है। उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। ये जो था RK मेडिकल कॉलेज जो था उसका केस। इस तरह से अगर आप देखें तो कई केसेस हैं। एक केस अगर आपको याद भी होगा तो वो था हैदराबाद का। हैदराबाद में भी एक लेडी डॉक्टर का रेप हुआ था। वो था नवंबर 2019 में। जिस लेडी डॉक्टर को, जो वेटनरी की लेडी डॉक्टर थी, उसको 4 लोगों ने अगवा किया हैदराबाद में। उसके बाद उसका रेप किया। उसके बाद उस लेडी डॉक्टर को जिंदा जला दिया गया। खेत में ले जाकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन वहां के पुलिस बड़ी तत्पर थी, वहां के जो रोष था बहुत तत्पर था। उन लोगों ने, पुलिस वालों ने उन 4 लोगों को ले जाके सीन रिक्रिएशन किया और सीन रिक्रिएशन करने के बाद उनको स्पॉट पे ही खत्म कर दिया, यानी कि भागते हुए उनको गोली मार दी। इस तरह का जो था वहां सिचुएशन निकला। तो क्या मैं मैडम वंदना तिवारी जी से शुरू कर सकता हूं? वंदना जी, आप ये बताइए, क्या RK मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी है? सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। मैं कल भी बोल चुकी हूँ इस बात को। और चूंकि आप एक सेंसिटिव मुद्दा उठा रहे हैं औरतों के लिए, उनकी असमत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तो बोलना बनता है। सर, अगर मैं किसी को इंडिकेट करूं तो मुझे लगता है कि मैं पूरे समाज को इसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ। पूरा समाज दोषी है। समाज इसलिए दोषी है कि क्योंकि अगर हम राजनीतिक पैनल को भी पकड़ के चलते हैं तो ये भी सामाजिक स्तर पर ही आधारित होता है। जब भी कोई संस्थान बनती है, जब कोई ग्रुप बनता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, वो समाज के दायरे से निकलकर समाज हित के लिए बनता है। लेकिन ना जाने कब वो अपना हित, स्वहित साधने लगता है। ये बहुत दुखद है कि ममता जी के राज्य में जो एक महिला नेत्री है, उसके बावजूद ये एक घटना नहीं है सर। 22 साल दिए हैं मैंने बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हूँ। राजनीति छोड़ दीजिए, मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ। मैंने औरतों के वो देखे हैं। क्योंकि ये जो कुछ भी है, इन्होंने, ममता जी जब शुरुआत में आने वाली थी, जब तृणमूल नहीं आई थी, हम लोग विशेष तौर पर उनका समर्थन करते थे, साथ देते थे, चाहे वो साइड से दे रहे हो या कुछ भी। उनके लिए मैं कविताएं लिखती थी। मुझे लगता था एक महिला नेत्री है और महिलाओं की सुरक्षा पर वो कहीं ज्यादा विचार कर सकेंगी, मगर ऐसा नहीं।
आपको याद होगा सर, C2 का एक मामला आया था, C2 अधिकारी की एक बेटी का रेप हुआ था। उनके Correct. माता पिता के सामने जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराई, बड़ी मुश्किल जी। से, उसके बावजूद उनके माता पिता और परिवार वालों के सामने उस बच्ची का रेप करके इन गुंडों ने उसे जिंदा जला दिया। और बावजूद उसके ममता जी का कथन था कि बिहार की बेटी है, इसकी लाश को हम यहाँ जलने नहीं देंगे। ममता जी इतनी गंदी राजनीति से उतर चुकी हैं। वोट बैंक की राजनीति उन्होंने, बंगाली लोगों को मैं दोषी नहीं मानती, ये सब बांग्लादेशी हैं, ये सब रोहिंग्याज हैं, जिनको इन्होंने वोट बैंक में कन्वर्ट कर लिया है सर। बड़े कायदे से इनको बुलाया जाता है, इनके हाथ में आधार कार्ड दिया जाता है, राशन कार्ड दिया जाता है, जिसे मुझ जैसी फौजी की बेटी को बनाने में 15 साल लगे थे सर, वोटर कार्ड बनाने में। ये बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है वहां पर। बांग्लादेशियों को वहां घुसाया जाता है और बाकायदे उन लोगों को पैसे के साथ में ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। ये किसकी देखरेख में हो रहा है सर? आज जो 1500-2000 गुंडे गए थे जी, बाकी डॉक्टर साथियों पर, उन्होंने अटैक किया, ये सारे के सारे आप देखिए रोहिंग्याज मुसलमान थे सर। हम जानते हैं, देख सकते हैं। बीजेपी चूंकि इसके अगेंस्ट में चल रही है, बात यहाँ बीजेपी की नहीं है। मैं कह रही हूँ कोई भी औरत की अस्मिता किसी पार्टी से ऊपर होकर के क्यों नहीं गुजरती है? बिल्कुल सही है। हर घर की बेटी, बहन, माँ या ऐसे लेके परिवार में महिलाएं लेके चलने वाले लोग ये कब समझेंगे इस नेचर? मतलब ऐसा हो गया है सर कि बेटियां पहले भी कुचली जाती थी, लेकिन आज मार दी जाती हैं सर, और विभत्स तरीके हो गए हैं लोगों के मारने के। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के हाथ कांप रहे हैं सर। सोचने वाला मुद्दा है। डॉक्टर रो रहे थे सर, पोस्टमार्टम जिन्होंने किया है वो रो रहे थे सर कि इतने टुकड़े किए गए हैं कि हमें उसको सहेजने में समय लग रहा है। हमने उसे पॉलीपैक कर दिया सर। पॉलीपैक का अगर कोई भी जानता हो तो ये अच्छी तरह जानता है। पॉलीपैक मतलब कुछ भी अंदर जो तो रख दिया और उसको मोड़ छोड़ के उसको सामने ला दिया प्रेजेंटेशन में, लेकिन अंदर वो कितनी टूटी है, कितनी फूटी है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है सर? ये एक बेटी की बात नहीं है। बीरभूम में कह रहे हैं सर, अपनी अस्मिता बचाने के लिए 18 महिलाएं 8 दिन पानी के उस कुंड में रही, जिसे वो लोग तालाब कहती है। तालाब नहीं, वो ठहरा हुआ पानी होता है सर। बहुत सारे लोगों की जीवन उसी से यापन चलता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना धोना, सब कुछ ठहरा हुआ पानी सर। वो पाइयां लगी होती है उसमें। 8 दिन खुद को रखने वाली औरतें, हमने उसको देखा है। दिल्ली से डेलीगेट्स आते हैं सर, हम उन लोगों के साथ वहां जाते हैं, हमें मार भी सहनी पड़ती है, हमें जेल भी सहना पड़ता है, बावजूद उसके हम लड़ते हैं ताकि एक औरत की अस्मिता फिर से हम कहीं ना कहीं से बचा सकें। लेकिन एक महिला नेत्री होने के बावजूद बंगाल की ये दुर्दशा मेरी समझ से तो बाहर है। इसकी सबसे बड़ी मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि आपने काफी समय बिताया है, ममता जी के साथ भी रही हैं आप, और आप वहां की जो राजनीति थी उसमें सक्रिय थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ममता बनर्जी जो है राजनीतिक संरक्षण भी देती है कुछ रसूखदारों को? बिल्कुल देती है। सीधा सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल देती है सर, और ये मैं आपको कह सकती हूँ क्योंकि आज भी अगर चैनल पूरी तरह से इस बात को नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप सोचिए कि उनका कितना बड़ा योगदान है। आप खुद सोचिए, जो हम सिविल मीडिया में जो हम हाथों हाथ मोबाइल के जरिए जो मतलब देख पा रहे हैं, त्राही त्राही हो चुकी है, वो मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है सर। इसका कितना बड़ा अंकुश है उनका मीडिया के ऊपर, वहां के प्रशासन के ऊपर, कि इतनी बड़ी तादाद में तोड़फोड़ होती है लेकिन वो महिला नेत्री की नींद नहीं भंग होती है, क्योंकि ये पहले सजाई हुई साजिश है सर। ये बाकायदे एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है जिसमें बड़े बड़े चेहरे हैं सर, जिनको बचाने के लिए पूरी तरह से काम चल रहा है। जी। अगर आज एक बेटी की बात एक बेटी की नहीं है सर, उसमें बहुत सारी बेटियों के साथ रोज शोषण होता है। जो कह दिया वो मारा गया,
जो चुप रहा वो भगवान जाने कब तक इस दुर्दशा को सहेगा सर। करेक्ट। ठीक है वंदना मुझे जी, मैं लगता आपको है दोबारा कि आऊंगा। हिंदुस्तान में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त तिवारी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ चुके हैं। ये जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रह्मदत्त जी आप बताएं कि क्या ये सही हो रहा है क्या, जो वहां पे बेटियों की अस्मति लूटी जा रही है और जो डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, डॉक्टर को मार के खत्म कर दिया गया है एकदम से वहां पे, आप उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? साधु संत समाज के आप नेता भी हैं, संत समाज और प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष भी हैं, तो आपसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि आप साधु संत समाज जो है उस बेटी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटनाएं आज नहीं बहुत समय से हो रही हैं और ये विदेशी कल्चर की ट्रेनिंग है पूरी। विदेशी जो लोग भारत में रह रहे हैं, भारत में जो रह रहे हैं, वो जो घुसपैठे वो अभी वंदना जी जो बता रहे थी वो वाकई में वो सत्य है कि वो जो बांग्लादेश ब्रह्मदत्त जी सत्य नहीं है। वंदना जी वहां पे सक्रिय रह चुकी हैं, सक्रिय राजनीति में रह चुकी हैं और वहीं से वो आती हैं। हाँ जी, अब वो आके यहाँ सेटल हो गई है, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में थी वहाँ। बनर्जी के बारे में मैं तो जी वहाँ होता। ममता बनर्जी खुद ही हिंदू नहीं है और उसने जो है वो इसीलिए जो है वहाँ के तमाम जो है बांग्लादेशियों को अपना वोटर बना रहे हैं। उसके दिमाग में एक नक्शा है, हिंदुओं को खत्म करना है और अपने वोटर बांग्लादेशियों को तैयार करना है ताकि मैं सत्ता में जमी रहूं। क्या सत्ता के लिए ममता बनर्जी इतनी मदान्ध हो गई है कि वो जो है इन ऐसी जघन्य घटनाओं को भी भूल गई हैं और इस तरह की जो है वहाँ की सरकारी मैसेंजरी होगी और भी सरकारी विभाग के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो वहाँ पर जो भी सुरक्षा कर्मी रहे होंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये ऐसे ढीलपना क्या था कि जिसकी वजह से ऐसी घटना घटी है। ब्रह्मदत्त जी, इसमें इस घटना को 8 दिन हो चुके हैं। जब सीबीआई को ये घटना सौंपी गई तो वहां के जो गुंडे थे, जैसे कि वंदना जी ने बोला है, वहां पे जो बांग्लादेशी लोग थे, रोहिंग्या लोग थे, वो आके डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं। उनका मेन मोटो ये था कि वहां पे जो आप कहते हैं कि सबूत थे, उन सबूतों को मिटाने का था। वो तो ऊपर जा नहीं सके सबूत मिटाने के लिए। यही सबसे बड़ा कारण था कि सबूतों को आप मिटाना चाहते हैं। वो सीबीआई को रोक रहे हैं कि वो आगे कार्रवाई ना करे, जबकि सीबीआई वहां पे 25 लोगों की टीम पहुंच चुकी है। जी ब्रह्मदत्त जी सही। असल में क्या है कि सरकार वहाँ की राज्य सरकार एक्शन नहीं ले रही है। वो तो केंद्र सरकार के कर्मचारी है। केंद्र सरकार सीबीआई तो केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी है। वो तो केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। राज्य के एजेंसी ने अभी तक कोई प्रमाण ही नहीं दिया। वो फेल हो गए अपनी जगह, अभी तक वो कुछ नहीं बता पाए। इसलिए जो है वहाँ पर जो है केंद्र के जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच का विषय है। लेकिन जांच करने वालों के ऊपर अगर ये ऐसे हमला हो रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है देश का। जी आवाज आ रही है? ब्रजेश जी आपसे तो ब्रजेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं, मैंने कई जगह लोगों को बताया था पूरे देश में उबाल है और पूरे देश में उबाल है, ये उबाल आगे तक चलेगा। मेरे पास एक भाई हैं जो जयपुर से, गोरखपुर से हैं। वो हैं स्पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उनका एक मैसेज आया है कि सब बातों की जिम्मेदारी सरकार की है। जब लाल किले से प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध करने वालों को फांसी पर लटका दिया जाए तो फांसी पे कौन लटकाएगा? क्या जो विपक्ष में बैठे हैं वो, या जो केंद्र में बैठे हैं वो? इस पे अमल कौन करेगा? आप बताएं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आप बताएं। ब्रजेश जी आप बताएं।
जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो देखिए कि अब ये समस्या है तो इसकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार के अंदर में रहे। आप तो लाल और किले इसके से आप तो लाल किले से घोषणा कर देते हैं। अब ये शख्स ने लिखा है कि अब मुझे ये बताएं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन करेगा, सरकार, और राज्य आपके सरकार, सामने राज्य एक केस सरकार, भी है। राज्य सरकार करेगी सर। लॉ एंड ऑर्डर अगर वो पुलिस लेके बैठी तो हुई है राज्य तो सरकार अभी तक सोई क्यों है? राज्य सरकार क्यों नहीं इंटरप्ट कर रही है? क्योंकि वहां पे एक संदीप घोष नाम का आदमी पकड़ा गया है। संदीप घोष जो है वो संदीप रॉय क्रिमिनल माइंडेड है। संदीप घोष। रॉय रॉय मान लिया पकड़ा गया है तो उसके लिए फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा आपसे कि अगर स्टेट में आपकी लॉ एंड ऑर्डर सही है, आपके लिए बताऊं सर कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो बनने चाहिए, उस कोर्ट में जी। उनकी तुरंत उनकी सुनवाई हो, पूरी कंप्लीट उसकी फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनके साथ सुनवाई, इन कैमरा सुनवाई। और हम क्या करते हैं कि पीड़िता का तो ये सारे वो करते हैं सारे मीडिया वाले, लेकिन जो अपराधी है वो दरिंदे हैं, उनको भी मीडिया में भाई ने बताइए कि भाई ये दरिंदे हैं। और ये इन दरिंदों का ये किया जा रहा है भारत में। आज हम उनको इसलिए फांसी दे रहे हैं। निर्भया कांड के जो दरिंदे थे 4 या 5 जो थे, फांसी हुई, उसके बाद उनको भूल गई। बार बार उनको मीडिया में ये दिखाई ये काम में ये किया था भारत में, किया था। हालांकि मानता हूँ ये कि हाँ ट्रैक लंबा है, भारत में लंबा चल रहा है। और 2012 में जी दिसंबर में था दिल्ली में, तो उसको भी करते करते 2020 हो गई थी, 8 साल लग गए थे, 8 साल लग गए थे। जी अब देखिए जो ट्रायल कोर्ट है उसकी सुनवाई 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर जी जी कंप्लीट होना चाहिए, और 1 साल में सुप्रीम कोर्ट 3 साल लास्ट होना चाहिए। लेकिन इसके लिए बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है तो ये है कि जो आपके जो इस तरह के जो होते हैं जहाँ डेथ सजा देनी चाहिए, डेथ वाले मामलों जी को फास्ट लेना चाहिए, वो भी नहीं ले जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि क्यों प्रॉब्लम है सर। ओवर टू यू। चलो मैं आपके पास बाद में आता हूँ ब्रजेश जी। इस समय बीके मिश्रा जी हमारे पास ऑनलाइन आ गए हैं। बीके मिश्रा जी, आप ये बताएं, क्या लड़कियों की इज्जत के रखवाले कौन है? प्रेजेंट की सरकार है, या जो विपक्ष में बैठे हैं वो है, या 140 करोड़ जनता है? ये किसकी जवाबदेही है? जो कैलकाटा में हुआ है मोमिता के साथ, रेप के बाद उसका मर्डर हो गया है। मर्डर होने के बाद भी राजनीति हो रही है, और राजनीति यहां तक चल रही है कि रसूखदार लोग जो है उसमें बचाए जा रहे हैं। जो भी रसूखदार है, इसमें बहुत बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं जिसको बचाने की ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है। जी बीके मिश्रा जी, बताएं आप। देखिए, मेरा बोलना थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं राजनीतिक डिबेट बहुत कम करता हूं। लेकिन जहां जी, जी। पर धर्म और संस्कृत की बात आ जाए, मानवता की बात आ जाए, संस्कारों की बात आ जाए, तो वहां पे मौन रहना गौ हत्या का पाप अपने ऊपर लेने के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। जहां तक ये जो प्रकरण है, ये तो इसमें वाकई जो है राजनीति हो रही है, 200% राजनीति हो रही है। और उसका शिकार हुई है एक बेचारी कन्या या महिला, जी। कुछ भी कह लीजिए, स्त्री। और इस पे अब देखना, तमाम जो है धर्म ध्वज फहराने वाले, अपने आप को धर्मदाता धर्म रक्षक बताने वाले, बिलों से निकल के आएंगे। अभी इसी बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा था, बड़े बड़े धर्माचार्य जो ऐसे भी थे, उसमें से कुछ जो राम मंदिर में जाने से उनको पाप लग रहा था कि हम वहाँ क्या करेंगे जाके, और अंबानी के शादी में रसगुल्ले खाने गए थे, वहां उनको जी, लज्जा जी। नहीं आई। अपने धर्म सिंहासन से क्या उतरे, कोई लग्जरी गाड़ी से उतरा, जो 25-25 लाख 30-30 लाख 1-1 करोड़ कथावाचक शुल्क लेते हैं, उनके मुंह में दही जमी थी क्या? कहाँ चले गए हिंदुओं के रक्षक? भारत का पहला संगठन गौ गीता गंगा रक्षा मंच, इनके गौ सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लिखित और मौखिक दोनों रूप से जो है मैदान में आकर के, उसके बाद 2-4 संगठन और आए,
और हमारे पूरी जी। महाराज श्री बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, धर्मदत्त पुरी जी महाराज जी, ये नित्य निरंतर आपके साथ संवाद में रहते हैं। करेक्ट। और एक और प्रकरण याद आ रहा है कि इसी तरह से राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम मंदिर के मुद्दे पे जनता आक्रोश में थी कि मंदिर बनवाओ, किस लिए तुमको वो किया, और उसी समय, ठीक उसी समय, उसी दौरान पुलवामा अटैक हो जाता है। करेक्ट। जनता का ध्यान डाइवर्जन करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए अब वही भोली भाली जनता कहने लगी कि राम मंदिर बनेगा तब बनेगा, 13वीं से पहले बदला लो। तो ये नेताओं के पास तमाम पेच होते हैं, हथकड़े होते हैं। तो मेरा बोलना सर्वथा कड़वा हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत कम मैं पढ़ता हूँ इस पचड़े में। फिलहाल धर्म की रक्षा जो का ध्वज उठाए फिरते हैं फर्जी धर्म रक्षक, उनके लिए ऊपर तमाचा मारने का अपने संगठन ने काम किया है और चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। रही बात संस्कारों की, संरक्षण की, तो इनके बस का कुछ नहीं है। किसी कोई भी राजनीतिक नेता हो, मेरा किसी पक्ष और किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन नेता मतलब नेता एकदम एक पहाड़ा पड़ा जाता है, नेता दुनी दगाबाज, नेता तिया तिकड़मबाज, नेता चौका चौपट करता, मतलब जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, वो भोली भाली जनता को पीसना आता हो, बरगलाना आता हो। ये राजनेता जो है, यही जो है कुल मिला के कहते हैं कि कर डाला बर्बाद इसको नेता होने। हमारे देश की जो धर्मधुरी को भ्रष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ जो है राजनेताओं का है। और फिर ये कोई मुद्दा बनाते हैं तो कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं, तो कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम पे लड़ाते हैं, तो कहीं दलित ब्राह्मण के नाम पे लड़ाते हैं और खुद मलाई छाटते हैं। तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा आक्रोश में आ गया। हमारा धर्म का संगठन है, हम धर्म नीति और राजनीति की बात करने वाले हैं। जब राजनीति में घुसते हैं तो थोड़े से कड़वे हो जाते हैं। बाकी और भी सब महान भाव बैठे हैं, आप उनके विचार लें। ठीक है कल्याण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी बहुत सक्रिय रहते हैं इस केसेस में, आप ये बताएं क्या उसकी इतनी सी जो है वहां की ममता बनर्जी जो है वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? क्यों नहीं वो कल्प्रिट को पकड़ने के लिए आगे आ रही है? क्यों नहीं सीबीआई का साथ दे रही हैं? सीबीआई के जाने से पहले ही वहां पे जो तत्व हैं वो मिटा दिए जाते हैं, सबूत को छेड़छाड़ की जा रही है, सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। जहां पे हॉल में, जिस हॉल में उसकी डेथ हुई थी, उस हॉल को तोड़ के रिनोवेट करने का कार्यक्रम इमीडिएटली शुरू किया गया। शुरू करने वाले जो घोष साहब थे वहां पे, उन्होंने क्यों किया ऐसा? जी कल्याण जी बोलें। धन्यवाद, आपने मेरे को टाइम दिया बोलने के लिए आप लोगों का। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक वाक्य बोला था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपदा में अवसर ढूंढने का काम जो है वो हो रहा है। न्याय की बात नहीं करता, एक दूसरे पर दोषारोपण सब करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की ममता बनर्जी की कमी बताती है, ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी बताती है। न्याय कोई नहीं होने दे रहा है। चले गई, जिसके परिवार को दुख हुआ है उसके साथ इस तरह का हुआ है, सब लोग बात घोषणा करते हैं और उससे सबसे बड़े जिम्मेदार है हम। 140 करोड़ लोग हम जिम्मेदार हैं। ऐसे नेताओं का साथ देते हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। आज जब ममता बनर्जी भी आज वहाँ पे रैली निकाल रही है और बीजेपी भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये प्रोटेस्ट करने का ममता बनर्जी का रैली निकालने का काम नहीं है, न्याय दिलाने वाला काम है। ऐसा ही जो कांड जो हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में पूरे देश की जनता ने साथ दिया। बाद में क्या हुआ, कोई लीपापोती। इसी तरह से कांड एक जो है राजस्थान में हुआ था, एक बकरी चराने वाली बहन को एक करके पट्टी में झोंक दिया गया था और तो उसकी हड्डियां मिली थी। तो हम लोग बाग तो ऐसे लोग बाग हैं, बड़े शर्म से दुख होता है कहते हुए कि हम लोग बाग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, अपने प्रोपेगेंडा करते हैं, हम अपने वोट बनाने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, हम नाचन लगाते हैं। आप बताइए वहाँ पर जो है इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। हमारा सबसे बड़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, जी लगता है उनका कनेक्शन टूट गया है। ब्रजेश जी आप इसको टेक ओवर करें। ब्रजेश जी
भीड़ देखिए सर, एडवोकेट ब्रजेश जी, नेतागिरी कुछ नहीं सर, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। एक मिनट आ गए। न्याय दिलाने वाले काम है क्या? ये तो न्याय में बाधा डालने वाले काम है। देखिए 10,000 आदमियों को रात में किसने इकट्ठा किया, ये भी एक विषय है, क्योंकि ये न्याय दिलाने वाला बात नहीं है। ये खाली राजनीति करने का है कि राजनीति करके इसको जितना घसीट सकते हैं, इसको जितना हाईलाइट कर सकते हैं उतना हाईलाइट करो। न्याय नहीं दिला रहे, न्याय कोई दिला भी नहीं रहा, दिला भी नहीं रहे। क्या बताइए 10,000 आदमी हॉस्पिटल में रात में कैसे पहुंच गए, कहाँ से आ गए? क्या वहाँ की गवर्नमेंट को पता नहीं था? क्या हमारी सीबीआई इसके गवर्नमेंट पीछे राजनीति है कल्याण जी, इसके पीछे राजनीति है, सबूत मिटाना है। क्योंकि इस जो मौमिता की डेथ हुई है, जो वहां पे जो लेडी डॉक्टर थी जिसकी डेथ हुई है, उसके पीछे संजय रॉय ही नहीं है। संजय रॉय तो एक केवल मोहरा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उसके मोबाइल से प्रॉन फिल्में निकली हैं और वो ब्रिटल करता था, रेप। बिल्कुल सही है, उसकी तो आदतन यही चीज थी। लेकिन इसके पीछे जो है बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं जो कि रसूखदार हैं वहां पे, उन रसूखदारों को बचाया जा रहा है। न्याय नहीं दिला रहे, लोग इसको जिम्मेदार हैं। सबसे बड़े जिम्मेदार है जनता, 140 करोड़ जनसंख्या भारत की, सबसे बड़ी जिम्मेदार है ऐसे कांडों की। क्योंकि ऐसे लोगों का साथ देती है जो लोग गुनाह भी करते हैं और लोगों का मिसयूज भी करते हैं। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना है और ये देखना है कि ये कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। जब उसको संजय रॉय को पकड़ा गया है, वो कमिटमेंट कर रहा है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसके बावजूद 10,000 आदमी पहुंच जाए, ये बड़े ताजुब की बात है। और एक कर दे, बिल्कुल सही है, की बात है। और फिर वहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होते कहते फांसी दे दी जाएगी। फांसी देते कौन है? मना कौन कर रहा है? कौन मना कर रहा है आपको? कोशिश करो दूसरों को मदद मिले। आज ममता बनर्जी भी वहाँ पे रैली निकाल रही है, वो भी उसके फेवर में है कि जब हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं तो फिर न्याय लेना कौन चाहिए? इसलिए ये राजनीति दमदमी है, अपने अपने वोट बटोरने वाली स्थिति है, तो वोट बटोरो। जी जी जी। वंदना मैडम, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ, ये सुनिए पहले। भारत के जितने भी नेतागण हैं, मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनिए। मैं भी भारत की एक बेटी ही बोल रही हूँ और बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद ये सब बोल रही हूँ। हम औरतों को ना मुफ्त बिजली चाहिए, ना मुफ्त राशन, ना मुफ्त बसों का किराया। हमको अगर कुछ चाहिए ना तो वो है अपनी अस्मिता और अपना स्वाभिमान, जो हमारे लिए सर्वोपरि है, जिसको ये दरिंदे, बलात्कारी और हत्यारे आए दिन लूट रहे हैं। और देश के ये नपुंसक नेता कुछ भी नहीं कर पा रहे, जबकि देश की बागडोर इनके हाथों में। और मैं यहाँ अपने कठोर शब्दों के लिए कोई भी माफी नहीं चाहूंगी। अगर तुम अपनी माँ के सच्चे सपूत हो और जरा सा भी तुम में पौरुष बाकी है, तो सबसे पहले देश में बहन, बेटियों और बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार और हत्याओं के खिलाफ मृत्यु दंड जैसा सख्त और कठोर कानून बनाओ और अपना असली पौरुष दिखाओ। वरना ये झूठी नेतागिरी छोड़कर ये चूड़िया पहनकर अपने घर बैठ जाओ। अगर तुम सब नेता लोग मिलकर भी नारी जाति के साथ हो रहे बलात्कार और हत्याओं के खिलाफ मृत्युदंड जैसा कठोर कानून नहीं बना सकते, तो हम औरतें यही समझेगी कि तुम्हारी माँ ने तुम जैसे कपूतों को पैदा कर अपनी कोख को लजाया, जो देश की बहन बेटियों के बलात्कारी और हत्यारों को मृत्युदंड न दिला सके। मेरी बातें चुभेगी तो जरूर, लेकिन पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है और आए दिन अपने देश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। अरे ये घटनाएं कब रुकेगी? पुलिस, सरकार, नेता, न्याय प्रणाली सब सोए पड़े। इन दरिंदों का एकमात्र ही इलाज है कि इनकी गर्दनें जब तक न टूटे तब तक इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। और मेरी बहन डोला गुजर को इंसाफ मिलना चाहिए और सभी अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भवानी। अब आप देखिए वंदना मैडम, ये एक औरत हैं जिन्होंने एक वीडियो भेजा था हमें, और ये वीडियो को बोला था उन्होंने इसको शेयर करने के लिए आप सबसे, और ये बोला था कि इंसाफ इनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उनको फांसी ना हो जाए। यानी कि उनको फास्ट ट्रैक से, जैसे बोल रहे हैं, फास्ट ट्रैक से उनको पकड़ा जाए, फास्ट ट्रैक चले और उन दरिंदों को फांसी हो। यानी कि अब पानी सर से निकल चुका है पूरे देश का। वंदना मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप वहां की सक्रिय राजनीति में भी काफी आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको वहां कण कण का हिसाब पता है, क्या और कब हो सकता है। जी वंदना मैडम। भाई साहब, ऐसा है कि आपने एक मर्म छू लिया है।
ये जो भी महिला की वीडियो है, ये तो जी। टीआरपी है, ये भी पूरी तरह से लगता है, ये भी राजनीति है। पर कहने का अर्थ ये है कि जो संस्था या जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति से अलग हैं, मैं सबसे पहले उनको चैलेंज करूंगी। राजनीति जी, तो जी। पैदा होने से शुरू हो जाती है सर, करेक्ट। पैदा होते ही शुरू हो जाती है। प्रतिस्पर्धा की भावना राजनीति में कब कन्वर्ट होती है पता भी नहीं चलता। राजनीति शुरू हो जाती है, उसे गिराना, अपने को आगे बढ़ाना, फिर उसके जी, ऊपर जी। से अपने को पार करके और आगे बढ़ जाना, फिर किसी के Correct. सर पे सवार होकर के फिर आगे बढ़ जाना, ये तो चलता रहता है सर। हम दोषी दूसरों को जब तक हम एक उंगली दिखाएंगे ना, तो अपनी 4 उंगलियां अपनी तरफ रहेंगी। इस जी, जी। बात पर कोई चिंता नहीं करता। बहुत असुविधा है इस बात को कहने में कि ममता बनर्जी को मैं भी दोषी मानती हूँ, एक जी, नेत्री जी। होने के नाते, क्योंकि उनको इस महिला अस्मिता को अलग ढंग से सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, ना कि पैदल मार्च करना चाहिए था। ये Correct. साफ दिख रहा है सर कि ये सिर्फ अपने उन नामुमकिन जो लोग नहीं आ पाए उनके बचाव के लिए, ये बचाव अभियान के लिए वो तत्पर हुई हैं, ना कि उस जी। औरत के लिए, उस लड़की के लिए, उस महिला के लिए खड़ी हुई हैं, जिसके साथ ये दोष हुआ है। सर दोष तो रोज यदा कदा हम अखबारों में, न्यूज चैनलों में सुनते हैं, कभी 2.5 वर्ष की बेटी, कभी 1 दिन की बेटी, कैसे कैसे Correct. निशंस होते जा रहे हैं इस दुनिया में, कैसी जी, उनकी जी। मानसिकता होती जा रही है। हम कह रहे हैं बेटियों को शिक्षा, कल भी इस विषय पे हमने बात की थी। मैं कह रही हूँ माता पिता बेटों को शिक्षा देने में भूल क्यों कर दे रहे हैं? अगर वही शिक्षा दीक्षा अगर बेटों को भी भरपूर की जाए ना, तो ये जी। चीजों में कमी आ सकती है सर। जी, ये जी। शुरुआत अपने घर से होता है। जिस तरह बेटियों को बंधन में रखना, तमाम चरित्र चित्रण का उजागर करके उसको एक अलग संस्कारों में बांध देना तय करते हैं माता पिता या लोग, वैसे ही अगर पुरुषों को लिए और तो अपने घर के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए अगर ये निर्धारित कर दें कि क्या रूपरेखा, क्या मानसिकता होनी चाहिए औरतों के प्रति, तो मुझे लगता है समाज में बदलाव हो सकता है। लेकिन चूंकि समाज जी। बहुत बिगड़ चुका है सर, बहुत Correct. बिगड़ चुका है, यहाँ बिल्कुल दोष सही देने कहा। का कोई मतलब नहीं है। फास्ट ट्रैक की बात भी हम करते हैं ना सर, मैं कहती हूँ उस न्याय का क्या अर्थ हुआ जो न्याय मर चुका हो, उसके बाद अगर न्याय होता भी है, जैसे निर्भया की बात की आपने, नाम तो बहुत जी। अच्छा दिया गया सर, निर्भया, लेकिन कहते हुए बहुत दुख हो रहा है एक औरत होने के नाते कि भय के कितने शूल से गुजरी होगी वो बेटी जिसे बिल्कुल सही। आप आज नाम दे रहे हैं निर्भया। निर्भया जी, कोई जी। नाम नहीं है, वो भय से आतांतुर होगी सर। उस वक्त की पीड़ा को आप सोचिए, निर्भया तो शब्द ही नहीं होना चाहिए था। निर्भया अपने आप की दलीलों को, अपने आप की सुरक्षा को, अपने आप को ये पुरुष समाज बचाने के लिए इस तरह का नाम दे रहा है, निर्भया नहीं है। उसे उसे इस हद तक एक औरत को इस तरह, इस नजरिए से देखने का अधिकार किसी पुरुष को किसने दिया है सर? जी, एक जी। माँ के गर्भ से आने वाला पुरुष कैसे भूल सकता है कि माँ के उसी शरीर से वो आया है जिस और शरीर को वो दूसरी नजरों से देखता है सर? ये बोलने Correct. वाली बात, हम खुद दोषी हैं सर, हमें किसी फास्ट ट्रैक की जरूरत नहीं है। अगर आवाज जी, जी। उठा सकते हैं तो एक संस्था से मैं आह्वान करूंगी कि उठो और ऐसी ऐसी ममता बनर्जी या ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर या ऐसे ऐसे नेताओं को हम लाते हैं प्रतिनिधि बनकर, इनको जगाने के लिए अगर हमें विवश करना पड़े तो हम करेंगे सर, ये हमें करना जी। चाहिए। हम किसी और को दोषी क्यों माने सर? जी, जी। जब हमारे आसपास भी ये घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं सर, एक जी, जी। 1 साल की बेटी का क्या दोष है सर? एक 3 साल की बेटी का क्या दोष है? एक 7 साल की पहली क्लास में, दूसरी क्लास में कक्षा में पढ़ने वाली लड़की का क्या दोष है सर? जी, जी, जी। मानसिकता इतनी घृणित हो गई है सर, इस मानसिकता पर चोट करना बहुत जरूरी है। दुनिया जी। की तमाम संस्थाएं अगर इसके लिए कुछ काम करें, तो मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ सर, इस संस्था में काम करने के लिए, जीने मरने के लिए हम जैसे बहुत सारे लोग तैयार मिलेंगे सर। जी, जी, ये जी। बहुत दुख की
बात है। हमको तो जी, इस जी। विषय पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। हमें तो जाना चाहिए तो जूते बजाने चाहिए सर। और जिस घोष का जी, नाम जी। लिया जा रहा है उसके, मैं बता दे रही हूँ, ये सिर्फ रेप की घटना नहीं है सर। उस अस्पताल में या भारतवर्ष के तमाम अस्पतालों में, मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे रही हूँ, सेक्स रैकेट चल रहा है सर। जी, तमाम तरह के दुर्व्यसन का शिकार किया जा रहा है और बनाया जा रहा है। ऑर्गन पार्ट निकाले जा रहे हैं सर, और ये जी, बेधड़ल्ले चल रहा है सर। इसी को छुपाने के लिए, बड़े बड़े चेहरों को बचाने के लिए सर, ये इस तरह का पैदल मार्च कर रहे हैं लोग। चाहे वो जिस शहर में देखिए, जिस राज्य में देखिए सर, ऐसे ऐसे बहुत नेता सामने आ जाएंगे सर। क्या राजस्थान में लोगों के साथ नहीं गलत होता है? बच्चियों के साथ नहीं होता है, गलत होता है? होता उत्तराखंड है। में अभी हमने नहीं सुना? बंगाल में हम सुन ही रहे हैं सर। बंगाल में तो 18 सालों से जो मैं देख रही हूँ, जो दुर्दशा, वो कहने योग्य नहीं है। द्रवित होता जी, है जी। मन। लेकिन शायद मैं भी इसलिए सुरक्षित थोड़ी देर सो पाती हूँ कि मेरे पिताजी ने देश के लिए काम किया, मेरा भाई देश सेवा में लगा हुआ है, तो चलो हम जी, कुछ जी। तो कर रहे हैं देश के लिए। लेकिन मैं क्या जी, कर जी। रही हूँ सर? मुझे अपने आप से पूछना है, मैं अपने देश के लिए क्या कर पा रही हूँ? मैं अपने देश के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं जी, तमाम जी। छोटी महिलाओं, औरतों, बच्चों के लिए भी अगर कुछ कर पाऊं सर, तो जीवन धन्य हो जाएगा। जी, करिए ना जी। ऐसी शुरुआत, इस जी, प्लेटफॉर्म को जी। आगे बढ़ाइए ना सर, हम लोग साथ जी, हैं। जी। जी, जी। वरना वरना मैडम मैं आपके जज़्बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि एक औरत हैं, एक औरत ही इस जज़्बात को बता सकती है। ब्रजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये अस्पतें कब तक लुटाती जाएँगी हमारी बहन-बेटियाँ, और कब तक असुरक्षित रहेंगी? इसके लिए क्या न्याय प्रणाली बने और क्या तरह के न्याय हों? ब्रजेश जी, आप एक एडवोकेट हैं, आप बताएँ। मैं सर एक दुख के साथ कहना चाहता हूँ इस बात के लिए सर, कि जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई है वो हाई कोर्ट ने दिया है सर आदेश। न केंद्र सरकार आई है इसके पक्ष में, न राज्य सरकार आई है। कोई कहने के लिए कानून बना दिया, अच्छी बात है, मानते हैं इस बात को। इन्वेस्टिगेशन करना और निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करना सरकार का काम है, स्टेट को दिया हुआ है। न्यायपालिका का काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन न्यायपालिका इसमें आई है, हाई कोर्ट ने वो केस ट्रांसफर किया है सीबीआई को, और हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई काम कर रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ सर, हाँ, बताइए, हालांकि बताइए। सर विषय यही है। आपको एक बात बताऊं सर, कि हमारे यहाँ पे जो चुनाव होते हैं, भले ग्राम पंचायत का चुनाव हो चाहे एमएलए एमपी का चुनाव हो, चुनाव आयुक्त के पास में जनजातीय सारी राज्य और केंद्र सरकार हो, सब उस पीरियड के लिए निष्क्रिय हो जाती हैं। अर्थात राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेती है उस पीरियड में। उस पीरियड को बोलते हैं आचार संहिता। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम आता है, जब जो इस कार्य का काम आता है, इसमें जैसे सीबीआई आई है, तो इसको सेफ केस जोन मिलता। इसके लिए 2011 में, थोड़ा सा ले लेना चाहूंगा आपको मैं, 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए बोला था कि सीबीआई एक पिंजरे का तोता है। सरकार कोई भी रही हो, पर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, उसने खुद बोला था द सीबीआई इज अ केज पैरट। अब उसके लिए बताता हूँ सर आपके लिए, सर सीबीआई गई हुई है, तो सीबीआई के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण क्यों अरे नहीं है इस बात के ब्रजेश लिए जी, कि ये अपना निष्पक्ष जांच कर पाए। ब्रजेश जी, जो आप कोर्ट कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये बताइए, सुशांत जो था, हॉलीवुड के लिए भी एक आया था, ये वहां पे क्या हुआ? वहां पे भी तो नहीं कुछ हो पाया। मैं उसी की बात करना चाह रहा हूँ सर, मैं उसी की कर रहा हूँ। अब जब ये मामला सीबीआई के पास सीबीआई, गया हुआ, आज आप सीबीआई का अगर आप उठा के देखें, सीबीआई का रेट ऑफ रेपो, जो इनका सॉल्व का प्रोसेशन है, वो है नॉट मोर देन 49 to 50%। इससे ज्यादा सीबीआई ने कोई केस सॉल्व नहीं किया है। ये मैं दावे और ठोक के आपसे बता सकता हूं, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, और ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं, नॉट मोर देन 50% इनका सॉल्विंग रेट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए करने के लिए, इस काम के लिए क्रिमिनल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कंप्लीट तौर पर चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए, जब ये कोई हाई प्रोफाइल केस आ जाता है तो फिर कैसे सॉल्व हो जाते हैं ये? इसका सर, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे,
अगर हाई प्रोफाइल केस आ जाते हैं तो उनको बचाने के लिए सरकारें लग जाती हैं, सरकार का पूरा ध्यान उधर केंद्रित कर दिया जाता है। फिर कोई बिल्कुल इस तरह से कैसे होगा, कैसे न्याय मिलेगा? यानी गरीब को तो न्याय मिल ही नहीं सकता। यानी 140 करोड़ जनता जो है न्याय के लिए इंतजार करती रहे और रसूखदार अपना जो है ऐश करते रहे, उनको खनोज तक नहीं आए। क्या यही न्याय है? क्या भारत का यही न्याय है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, सही कह रहे हो। इस चीज के लिए बिल्कुल मैं आपसे 100% इस बात से सहमत हूँ। और जो भी जैसे सीबीआई ने लिया और आपने बताया कि सीबीआई के बाद में भी उनको सहयोग नहीं मिल रहा है जांच में, तो मैं इस बात के लिए फिर कहता हूँ सर कि किसी भी सरकार के भरोसे ना रहें, न राज्य के भरोसे रहें, न केंद्र के भरोसे रहें। हमारे पास में हाईकोर्ट है, न्यायपालिका है, वो निष्पक्ष है। आप इसके लिए जो एप्लीकेशन लगानी होती है, आप वहां पर अपनी अर्जी लगाइए कि हमें निष्पक्ष जांच करने के लिए पूरी करेक्ट, फोर्स मिले, कंप्लीट बिल्कुल सही कहा, सही कहा। कंप्लीट सुरक्षा सीबीआई को दी जाए या जो भी जांच एजेंसी उसको कंप्लीट सुरक्षा दी जाए और कंप्लीट स्वतंत्रता दी जाए। उसको इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए जांच एजेंसी के पास में। ये नहीं कि साहब का फोन आ गया तो कर रहे हैं या फिर साहब का फोन आ गया तो नहीं कर रहे हैं। नो, हाईकोर्ट से जब हो रहा है तो माननीय हाईकोर्ट में आप जो है करके आप जो है जो जांच है उसकी मॉनिटर करेंगे और वो फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसकी सुनवाई होगी। अब मैं आपके लिए बात बताता हूँ सर, रसूखदार, मैं आपको एक यहाँ जी, पर एक दावे के साथ कहता हूँ सर, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके लिए आदेश दे दिया है। हर क्या? राज्य के हर राज्य सरकार को और हर हाई कोर्ट को ये आदेश है कि वो अपनी वेबसाइट पर नीचे बाकायदा एक पूरा वो लगाएंगे कि जो एमएलए हैं उनके केस आप प्राथमिकता पर करेंगे, उनके लिए तारीख पर तारीख नहीं करेंगे। यदि यदि एक्स्ट्रा कोर्ट बनाना पड़े तो एक्स्ट्रा कोर्ट बनाइए, पर जो भी नेता आता है उसको तुरंत आप सबसे पहले उसकी सजा पहले देंगे, क्योंकि करेक्ट, चोर को पकड़ने के साथ साथ चोर की माँ को भी पकड़ो। जो बनते हैं, जो बताते हैं कि साहब राजनीति आती है, सबसे पहले उन राजनीतिवादियों को ही पकड़ो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्लियर आदेश है, मेरे पास में इसकी प्रति है इस आदेश की, कि कोई भी बोलता है, कुछ भी बोलता है राजनेता, उसकी जबान को तुरंत पकड़ो और तुरंत उसको कोर्ट में लेके जाइए। मैं बता रहा हूँ सर बिल्कुल आपके लिए, सही। चुनाव में भूल जाएगा, चाहे वो एमएलए एमपी कोई भी है, कोई भी है। और अभी जो है 2 साल से ऊपर अगर कोई सजा जैसे ही होती है, सबसे पहले उसका टिकट कटेगा। आज जो है भारत में, हालांकि मैं इस बात के लिए 100% आपसे इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि साथ सब कुछ ठीक हो गया, परंतु 250 से 300 नेता लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आज केस चल रहे हैं और वो खुद अपनी जान बचाते हुए कर रहे हैं। तो मैं बहन जी को भी जी, आश्वस्त करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नेताओं के लिए कोई हो, नेताओं का कोई हस्तक्षेप है या नहीं है, डजेंट मैटर। हम इस बात के लिए कह रहे हैं, मैं इस बात के लिए गारंटी देता हूँ, मेरे अगर जयपुर हाईकोर्ट में कोई केस आता है, मैं इसमें 100% इसमें काम करूंगा और निःशुल्क इसी काम के लिए काम करूंगा। कोई अगर नेता का केस आता है, सबसे पहले मैं प्राथमिकता पर ले लूंगा और लेता हूँ, ले भी रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो माननीय हाई कोर्ट के साथ में मॉनिटरिंग करवाइए इस चीज की, और कोई नेता अगर है उसका सेपरेट केस दर्ज करवाइए, सेपरेट केस। और अभी जो है भारतीय न्याय संहिता में बहुत अच्छा प्रावधान है, धारा 111 में संगठित अपराध हो जाता है वो। यदि किसी अपराध को कोई कर रहा है और उस अपराधी का कोई साथी कर रहा है ना, तो वो भी संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। पहले हमारे पास में 1 जुलाई से पहले नहीं था ये प्रावधान, आज जो प्रावधान है हमारे पास में, उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। संगठित अपराध है तो उसको भी आप लाइए, उसको लाके उसको भी उसी तरीके से सजा दिलवानी है और एग्जाम्पल होते हैं। तो सर मैं मानता हूँ इस बात को भी जो कमी है, कब साहब जो है संसाधन हमारे लिए होंगे, कब हम कोर्ट बनाएंगे, क्या करेंगे। अरे आज जो हमारे पास में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट तक इस बात की पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने खुली छूट दे रखी है कि कोई भी नेता अगर कुछ बोलता है, इसका लाइव एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कल परसों का। आपने देखा होगा चेन्नई का उसका तमिलनाडु का एक मिनिस्टर थे, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ सर, जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मरीज पता नहीं क्या क्या कहा था, और आज वो जो है वो फिर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगता है कि मान्यवर मुझे जो है कम से कम इतना तो कर दो
कि केवल एक राज्य में मेरे लिए कहीं एक जगह पर मुकदमा चलवा तो मैं वहीं पर जाऊंगा। ठीक सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है क्लियर बोल दिया इसको कि नो, आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, जहां जहां आपको खिलाफ हो रहा है वहां आपको जाना पड़ेगा। और मैं ठीक आपको है बात बता दूं, किसी सनातनी ने अगर विदेश में भी किया होगा तो उसको विदेश में भी जाना पड़ेगा। तो भूल जाइए, वो मंत्री है ठीक है मंत्री। तो इसके लिए आप चिंता मत करिए, आप केस कीजिए, केस करने ठीक के है बाद में हाईकोर्ट के पास में फुल पावर है इस काम के लिए। जी 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 ठीक है ब्रजेश जी। वंदना मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से, चैनल की तरफ से 140 करोड़ जनता को कोई संदेश देना चाहती है, संदेश दे दीजिए। क्योंकि वो संदेश जो है, ये वीडियो जो है, मैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को फॉरवर्ड करूंगा। आपको कोई संदेश देना है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को भी दे सकती हैं। प्लीज वंदना जी मैडम, संदेश दीजिए। जी मैं बिल्कुल देना चाहूंगी। और उससे बिल्कुल बोलिए। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ब्रजेश भाई साहब से बात करना चाहूंगी, जो कि एडवोकेट हैं प्लीज हाईकोर्ट के। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो चीजें पढ़ के सुनाई, ये तो किताबों में दर्ज है भाई साहब। जी मैं डायरेक्ट हो रही हूँ सर, अगर हो सकती हूँ तो मैं बात करूं। नहीं मैं नहीं, इनसे आप बात कर बोलिए 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 मैम, बोलिए बोलिए, बहन जी, बताइए बताइए, डायरेक्ट जो बोलिए बोलिए बोलिए। है मैं कर सकता हूँ, चूंकि एडवोकेट है, पहला मर्म, पब्लिक का सबसे पहला फेस किसे करना पड़ता है, किसके साथ? पुलिस के साथ सर। जीडी करेक्ट दायर नहीं हो पाती, आप एफआईआर की बात कहाँ कर रहे हैं? कोर्ट तक कहाँ पहुंचे आम इंसान, जिसकी जेब जी जी खाली हो सर, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ समझे, किस तरह समझे? जो रोज की जद्दोजहद करता हो, 250 रुपए महीने की कगार पे हो, वो अपने साथ हुए अत्याचार को किस तरह कोर्ट में ले जाए सर? करेक्ट बड़ी बड़ी करेक्ट। बातें सुप्रीम कोर्ट कर तो देता है, लेकिन जितने सरकारी वकील हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आपके अदालत के माध्यम से कि आपकी अदालत क्या सरकारी वकीलों के माध्यम से गरीबों का उत्थान करती है, उनके केस लड़ती है, या वो भी अमीरों के ही जेब टटोलती है? मुझे ये जानना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है सर। पुलिस का रवैये से ही बच्चा टूट जाता है, इंसान टूट जाता है। वो आगे जी जी बढ़कर कोर्ट की कार्रवाई पर किसके दम पे लड़ ले सर, ये मुझे जानना है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा एक संदेश है। जी मैडम। मोदी जी, मुझे लगता है इस युग के सचमुच महानायक हैं, हर विषय पर बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, महिलाओं की भी कद्र करते हैं। अपनी माँ को सम्मान देने का उनका जो तरीका है, उसने सारे भारतवासियों का हृदय छू लिया है। मगर मैं कहना चाहूंगी, अपनी माँ की पीड़ा को वो जिस तरह महसूस कर पाते हैं, उसी पीड़ा को महसूस करके उन्होंने फांसी का दंड बताया। लेकिन मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अंग्रेजों के जमाने से चलते हुए बहुत सारे कानून और संविधान हटाए जाएं। इसको हटाने में, इसको संशोधन में अगर वो ध्यान दे, तो मुझे नहीं लगता कि औरत इस तरह गली गली कूचे कूचे में लूटी जाएगी। एक ठीक कड़ा प्रावधान बने, और जिसको फास्ट ट्रैक शब्द भी छोटा पड़ता है, जिसको फास्टेस्ट फास्ट, जितना फास्ट हो सके इसकी कार्रवाई करके त्वरित कार्रवाई की जाए, और पूरा ऐसे व्यक्ति को, मुझे लगता है समाज के भीतर खड़ा करके दंड देना चाहिए जो पहले प्रावधान होते थे। और जी जी ना सिर्फ उस परिवार के, मतलब उस परिवार के लोगों को भी बीच में लाना चाहिए, वो भी दोषी कम नहीं है। क्योंकि मैं कहती हूँ, मेरा भी एक 25 साल का बेटा है, उसकी अच्छाई या बुराई का अगर मुझे भान नहीं है तो मैं माँ किस काबिल हूँ? जी 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 इसका मतलब मैं उसकी कमियों को भी बेशक बहुत बेहतरी से जानती हूँ, और उसकी जी अच्छाइयों को भी जानती हूँ। तो जब करेक्ट मेरा बेटा बाहर जाकर इस तरह का दूषित कार्य करता है, तो उसको, वो दोषी कम नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि वो माँ भी दोषी नहीं है, बिल्कुल दोषी जी है। जी क्योंकि हर माँ छुपाती है, बचाती है अपने बच्चे को, ठीक लेकिन इस तरह का अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। चाहे इसके बीच में औरत शामिल हो, मर्द शामिल हो, कोई जाति शामिल हो, मुझे इससे जी मतलब जी नहीं है। औरत की अस्मिता प्रथम स्थान पर होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत जी जी माता की सरजमीन पे रहते हैं। जी हम जी इसे माता मानते हैं। जिस जमीन जी को जी हम माता कहकर उसको माता तुल्य हम उसको सम्मान देते हैं, तो उसमें जी माता जी बहनों के साथ में ऐसा दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। मोदी जी इस ठीक पर ध्यान ठीक है दें। मैम, ठीक है मैडम, टाइम हमारे पास इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,
जय भारत। जय जय हिंद, जय भारत।